भारतीय इतिहास में कई ऐसे रहस्य अभी उजागर होना बाकी हैं जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या कि जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो या तो अधूरा है या फिर सत्य से बहुत दूर है। ये भी कहा जाता है कि वो एक तरफा लिखा गया इतिहास है। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सत्य है या कि हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है कि जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसी भक्ति नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। उस देश में मतभेद इस स्तर पर बढ़ने लगते हैं कि वो मतभेद और हिंसा तक फैल जाते हैं। जिस राजनीतिज्ञ को अपने देश के समाज और इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से वो समाज में प्रचलित धारणा या अफवाह को सच मानकर कार्य करेगा, जिससे समाज में असंतोष ही फैलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है? ये झूठ भी प्रचारित किया जा रहा है कि सरस्वती नदी का कभी अस्तित्व नहीं रहा। वेदों में उल्लेखित सरस्वती नदी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये बात पिछले कुछ वर्षों तक मान्य थी। इस धारणा की सत्यता को जांचने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने जो लिखा और कह दिया वही भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पत्थर की लकीर की तरह रहा। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी के घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते हैं। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्षों पुरानी है। ऋग्वेद के ऋचाओं में कहा गया है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया है। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को इस नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था, लेकिन इस नदी के अस्तित्व को इसलिए नकारा जाता है कि इससे भारतीय हिंदू सभ्यता की महानता का एक नया अध्याय खुलेगा। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। दोस्तों, क्या सच में भारत में बहती थी सरस्वती नदी? एक फ्रेंच फोटो हिस्टोरियन माइकल डैनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने की संभावित कारणों की खोज की। वो कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डैनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्घर नदी का पता चला। कई स्थानों पर यह बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। डैनिनो का कहना है कि करीबन 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। ये हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है उसके अनुसार सरस्वती का पथ पश्चिम गढ़वाल के बंदर पंचगिरी पिंड से संभवतः निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, यहाँ 50-60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस जगह में कुएं साल भर नहीं सूखते। इस पानी के नमूनों में ट्राइटियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से रिसर्च नहीं किया गया है। स्वतंत्र तौर पर आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टीलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डेटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ हजार वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। अब आते हैं शिवाजी पर। हमारे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी धोखेबाज, लुटेरे और पहाड़ी चूहे थे। आपने भी सुना होगा। ऐसा कहने वाले इतिहासकार तो मर गए और अब कुछ गिने चुने ही बचे हैं जो ऐसा कहने की हिम्मत नहीं रखते। दरअसल ऐसे इतिहासकारों का उद्देश्य रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर भारत के गौरव को नष्ट, भ्रष्ट और भ्रमित किया जाए। अब आप सोचिए जरा,
जिनके गुरु समर्थ रामदास, जिनकी दृष्टि और कुल देवी तुलजा भवानी और जिनकी मां परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो कैसे लुटेरे और चूहे हो सकते हैं? अरे चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए, जरा उनका जीवन परिचय भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा का गौरव कहते हैं, जबकि वो भारतीय गणराज्य के महानायक थे। उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, जो कि सच नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा उनके मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। उन्होंने विदेशी लोगों से भारत की भूमि की रक्षा की। मुगल विदेशी थे, तुर्क थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। शिवाजी चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। उनके लिए शक्ति से कहीं ज्यादा नीति की जरूरत भी थी। ऐसे में शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया। उनकी इसी युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत लिया था। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनगिनत सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। उनकी इसी नीति के कारण विरोधियों ने उन्हें पहाड़ी चूहा घोषित कर दिया। इतिहास में दो बातें प्रचारित की जाती हैं। पहली ये कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी ये कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वो आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों ही बातें झूठी हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध काल या घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारत के इतिहास का काल मानना उचित नहीं है। दरअसल ये भारत के प्राचीन काल का अंतिम हिस्सा था। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वो लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन इतिहास को ना भी माने तो संस्कृति और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13,000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 15,000 वर्ष पूर्व। उक्त 15,000 वर्ष में भारत ने जहां एक ओर हिमयुग देखा तो वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौर में भारत में इतना उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। वर्तमान शोध से पता चला है कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी वो दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। ये वर्तमान में अफगानिस्तान से भारत तक फैली थी। प्राचीन काल में जितनी विशाल नदी सिंधु थी उससे कहीं ज्यादा विशाल नदी सरस्वती थी। शोधानुसार ये सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते ये लुप्त हो गया। क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? क्या मजाक है ये? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये कुछ इस तरह से है कि आप अपने घर से बाहर निकले और पड़ोसी के घर को खोज लिया। वाह भाई वाह। और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल ये पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा ने खोज की थी। सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, जैसे हमारा कोई अस्तित्व था ही नहीं। जबकि पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भी भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वो पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं
ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में संभव ही नहीं था। कोलंबस की यात्रा के करीबन 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकला। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की ये खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वो आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में ये ब्रिटिश क्षेत्र के अधिकार में आ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।